हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में हम लोग मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही में हमारे इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वो सभी स्टूडेंट्स जो यूकेपीएससी या फिर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हमारे ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। जो लिंक है ऐप का वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कंप्लीट कोर्स में आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप लोगों के पूरे सिलेबस का, साथ ही में प्रैक्टिस करने के लिए सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके साथ आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो इन बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, आप लोग जाकर ऐप को चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं। क्या वो क्रेडिट मनी है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मनी है, कॉमर्शियल बैंक मनी है, या फिर प्लास्टिक मनी है। देखो, क्रेडिट मनी का मतलब होता है जो हमने उधार पे लिया है। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब जो आप यूपीआई पेमेंट्स वगैरह नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। कॉमर्शियल बैंक मनी, तो कॉमर्शियल में बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो प्राइवेट बैंक्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स को आप लोगों को याद रखना है, प्लास्टिक मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन। मनी जो इवॉल्व हुआ है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहले मनी क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था? एक हमको क्या बताना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कैसे मनी जो है वो इवॉल्व हुआ है। देखते हैं। कमोडिटी मनी। ठीक है, कमोडिटी मनी क्या होता है बच्चों? जो हमने बार्टर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बार्टर सिस्टम में क्या करते हैं? इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं, कमोडिटी के एक्सचेंज में कमोडिटी देते हैं। उसके अलावा एक सिस्टम ऐसा भी था, आपने कुछ खरीदा, उसके बदले आपने कोई और, बार्टर सिस्टम ही, कि जिसमें आपने क्या किया? कमोडिटी दे दी। तो उसे हम बोलते हैं कमोडिटी मनी। मतलब किसी कमोडिटी को हमने एज अ मनी यूज़ किया है। करते थे ना, एक टाइम पर तो ऐसे चलता था कि आई एम सो सॉरी, एक मुट्ठी गेहूँ दे दिए, है ना, किसी को गेहूँ की ज़रूरत है, गेहूँ दे दिए, तो आप क्या कर रहे हो? एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या यूज़ कर रहे हो? कमोडिटी को यूज़ कर रहे हो। तो वो क्या होता है आपका? कमोडिटी मनी। क्लियर? फिर आता है आपका पेपर मनी, फिर मेटल मनी। देखो ये गलत है, ये गलत है। इसमें मेटल मनी पहले आया है और पेपर मनी बाद में आया है। ठीक है, पेपर मनी हम अभी यूज़ कर रहे हैं, मेटल मनी इससे पहले आया है। क्लियर? जैसे सोने के फॉर्म में, चांदी के फॉर्म में, कहते थे ना सोने के सिक्के। तो मेटल मनी क्या आया है? पहले आया है। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं, मतलब पहला तो गलत हो गया, सेकंड देख लेते हैं। कमोडिटी मनी, ठीक है, मेटल मनी, ठीक है, पेपर मनी, बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट मनी। देखो बी वाला सीक्वेंस हमारा सही लग रहा है अभी तक। देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर सही आंसर देखेंगे। क्रेडिट मनी, मेटल, ये देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मेटल मनी से पहले क्रेडिट मनी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमारा कमोडिटी मनी आया, जहाँ हम कमोडिटी को एज अ मनी यूज़ करते थे। फिर हमारा मेटल मनी आया, कि सोने की सिक्के, चांदी के सिक्के, जो हमने उनको एज अ मनी की तरह यूज़ किया। उसके बाद हमारा पेपर मनी आया, और उसके बाद हमारा आया क्रेडिट मनी। क्लियर है? क्रेडिट मनी, उधार पर। तो ये क्या हो जाता है आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सब याद रखना है आपको ये प्रोसीजर, कमोडिटी, मेटल, पेपर, देन क्रेडिट मनी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इज़ वॉट मनी डस।
हु सेड इट, ये किसने कहा है। देखो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इसमें तो आप कोई लॉजिक लगा ही नहीं सकते। अगर आपको पता है तो ही क्वेश्चन सही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है मनी इज़ व्हाट मनी डज, ये स्टेटमेंट कहा है F.A. वॉकर ने। किसने कहा है? F.A. वॉकर ने। मनी इज़ व्हाट मनी डज, सो A विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। विच वन इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। अब देखो मनी के ना बच्चों जो फंक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। और सेकेंडरी फंक्शन, जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं ना किसी भी चीज़ के, अगर हम बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी फंक्शन है तो प्राइमरी का मतलब आपको याद रखना है कि मेन फंक्शन। क्या? मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, कोर फंक्शन की इन्हीं की वजह से क्या हुआ है, मनी स्पेशली आया है। मनी स्पेशली आया है। तो देखो प्राइमरी फंक्शन में आपके क्या क्या कौन कौन से फंक्शन होते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि जिसको आप कॉमनली एक्सचेंज कर सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, कि किसी चीज़ को आपको कितने रुपए में ख़रीदना है, समझ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ वैल्यू। क्लियर? और वहीं सेकेंडरी फंक्शंस क्या है इसके? सेकेंडरी फंक्शन है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, और क्या है? फॉर डेफर्ड, डबल आर है ये बच्चों, फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स के लिए, रेंट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, ये क्या है? डेफर्ड पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, बोथ A एंड B। स्टोर ऑफ वैल्यू तो क्या है आपका? सेकेंडरी फंक्शन है। क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? C, बोथ A एंड B। क्लियर? सो C विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एजेंसी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। इनमें से कॉमर्शियल बैंक का एजेंसी फंक्शन कौन सा है? देखो एजेंसी फंक्शन में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक एजेंसी फंक्शन में क्या करती है, आपके बिहाफ पर काम करेगी, आपके बिहाफ पर काम करेगी। और आपके बिहाफ पर मतलब काफ़ी सारे फंक्शन करती है एजेंसी फंक्शन में। कॉमर्शियल बैंक के काफ़ी सारे फंक्शन आते हैं, जैसे वो पेमेंट्स कर देगी काफ़ी सारे, जैसे इंटरेस्ट पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया। उसके अलावा रिसीव पेमेंट्स रिसीव कर लेगी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, डिविडेंड रिसीव कर लिया। ठीक है, उसके अलावा ये किस किस की तरह एक्ट करती है? ये ट्रस्टी की तरह एक्ट करती है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटर की तरह एक्ट करती है, ये अटॉर्नी की तरह एक्ट करती है। क्लियर है? तो एजेंसी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स क्या होता है? जब बैंक आपके बिहाफ पर काम करती है। ठीक है, तो इस एजेंसी फंक्शन में काफ़ी सारे फंक्शन आते हैं, मगर एडवांसिंग लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स नहीं आता है। ये कॉमर्शियल बैंक के बेसिक प्राइमरी फंक्शंस है। ठीक है, लॉकर फैसिलिटी भी नहीं आता है। एक्ट एज ट्रस्टी, मैंने अभी बताया, एक्ट एज ट्रस्टी। C विल बी द करेक्ट आंसर। एजेंसी फंक्शन में क्या आएगा? एक्ट एज ट्रस्टी। क्लियर है? तो C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का विच इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो सबसे पहले अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। देखो क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है कि आप ये मेंटेन करके चलो कि कितना आप लोगों कितना इकोनॉमी में लिक्विडिटी देखता है। क्या देखता है? जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी देखता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी देखता है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में कैसा है, लिक्विडिटी कैसी है इकोनॉमी में। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट्स को स्टेबलाइज करके रखना। इकोनॉमिक ग्रोथ,
इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। बिल्कुल सही बात है, तीनों ही क्या होते हैं, क्रेडिट कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप पैसे की फ़्लो को, मनी के फ़्लो को अगर आप कंट्रोल करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव एक तो ये भी होता है, बिल्कुल सही बात है कि आप प्राइस को स्टेबल रखना चाहते हो, इसलिए आप लगातार क्या कर रहे हो, उसके फ़्लो को देख रहे हो, लिक्विडिटी चेक कर रहे हो। तो स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स को आप स्टेबल करने के लिए भी क्रेडिट कंट्रोल करते हो। साथ में अगर ये दोनों स्टेबल होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा। दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर विल बी डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Okay, so all of the above, A, B, C, all are the major objectives of credit control. Clear? Next question है, a government resorts to dash to reduce inflation. A government resorts to dash to reduce inflation. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, डैश कुछ काम तो करेगी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अब आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत आसान भाषा में, इन्फ्लेशन जब आपके मान लीजिए प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब आपके प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, समझ में आया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज एक आइटम ख़रीदने गए हो जिसकी कीमत 100 रुपये है, ठीक है, और ड्यू टू इन्फ्लेशन हो गया, तो इन्फ्लेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, कल आप उस आइटम को ख़रीदने गए हो, मतलब अब कुछ दिन बाद आप इन्फ्लेशन होने के बाद अब उस आइटम को ख़रीदने आए हो, तो अब उस आइटम की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपये। क्या हो गई, 200 रुपये, ठीक है। आपको क्वांटिटी उतनी ही मिल रही है मगर पैसा आपको 100 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, 100 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। मतलब जब प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं तब हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या केस है, जब आपके प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। आसान भाषा में आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को, अब प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपको उतने ही अमाउंट को ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पैसा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा फ़्लो हो रहा है। क्लियर, काफ़ी ज़्यादा पैसा फ़्लो हो रहा है। तो अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट क्या करेगी, अब यहाँ पे हमें ये तो क्लियर है, गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू समथिंग टू रिड्यूस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ करेगी। अब देख लेते हैं क्या करेगी। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना, मतलब गवर्नमेंट खर्चा करना कम कर देगी, ठीक है। दूसरी बात, इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगी। तीसरी बात, रिडक्शन इन रेपो रेट। चौथी बात, नन ऑफ द अबव। देखो, नीचे से समझ के चलते हैं, नन ऑफ द अबव तो छोड़ देते हैं अभी हम। रिडक्शन इन रेपो रेट, देखो ध्यान से देखना, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है वो होता है रेपो रेट। वो क्या होता है, रेपो रेट। अब अगर आप रेपो रेट कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, मतलब आरबीआई पहले हायर रेट्स पे रेपो रेट दे रही थी, कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रही थी, अब अगर वो रेट कम कर देगी, अब अगर रेट कम हो जाएंगे तो कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन ले पाएगी, और ज़्यादा लोन ले पाएगी मतलब मार्केट में और ज़्यादा पैसा जो ऑलरेडी ज़्यादा फ़्लो हो रखा था वो और ज़्यादा फ़्लो होगा, तो इसकी वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं है। क्लियर। अब देखो, उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन को देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कहाँ होते हैं, अब देखो, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ करेगी तो मतलब गवर्नमेंट अपने पैसे को रिलीज़ कर रही है, मनी क्या कर रही है, रिलीज़ कर रही है। अगर वो मनी रिलीज़ करेगी तो जहाँ मार्केट में ऑलरेडी पैसा इतना फ़्लो हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रखा है, वहाँ वो और मनी रिलीज़ कर देगी तो क्या हो जाएगा, और इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, गलत आंसर है।
अब हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना, मतलब जितना पैसा आप मार्केट में लीज कर रहे थे उस चीज़ को रोक लेना, उस चीज़ को रोक लेना, मार्केट से पैसा अब्जॉर्व करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट करना मतलब मार्केट से पैसा अब्जॉर्व करना। और यही आपको किस में हेल्प करेगा कि ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा था तभी तो इन्फ्लेशन हो रहा था। अब आपने वो उस पैसे को सोक इन कर लिया, आपने क्या किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जो आप करने वाले थे उनको कट कर दिया। तो क्या हुआ कि जो मार्केट में पैसा फ्लो हो सकता था उसको आपने बचा लिया। तो इससे क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन कम होता है, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होता है। क्लियर। जब ये केस होगा कि इन्फ्लेशन हो रखा है मतलब मार्केट में पैसा बहुत फ्लो हो रहा है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए आप क्या करने की कोशिश करोगे, इन शॉर्ट आपको बात याद रखनी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो आप किसी ना किसी तरीके से मनी को सोक इन करने की कोशिश करोगे, मार्केट से मनी को सोक इन करने की कोशिश करोगे। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कट्स इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट से पैसा जो है, मार्केट में पैसा कम फ्लो होगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। दैट इज़ वाई कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज़ नोन एज। अगर बहुत ज़्यादा मनी, काफ़ी ज़्यादा मनी, बहुत थोड़े से ही गुड्स को ले पा रहे हैं, आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और बहुत कम गुड्स को ख़रीद पा रहे हैं, तो रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज़ नोन एज। तो जो उससे जो इन्फ्लेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले स्टैगफ्लेशन। देखो बच्चों स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब आपका इन्फ्लेशन तो है ही, इन्फ्लेशन तो है ही, प्राइजेस तो राइज कर ही रहे हैं, साथ साथ किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के, किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के, लो इकोनॉमिक ग्रोथ के, लो इकोनॉमिक ग्रोथ के, लो इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लगातार इन्फ्लेशन भी है, तो हम उस टाइप के इन्फ्लेशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। मेन जहाँ आपको स्टैगफ्लेशन आ जाए याद रखना है तुरंत, इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या याद रखना है, इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इसमें सप्लाई या डिमांड जो है किसी प्रोडक्ट की वो डिक्लाइन, वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, डिमांड या सप्लाई जो है किसी प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है, और आपकी डिमांड जो है, सॉरी, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और जो डिमांड है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। डिमांड क्या रहती है, कांस्टेंट। डिमांड उतनी की उतनी ही है मगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो सप्लाई है मार्केट में वो कम हो गई है, तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसे बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या, कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई कम हो गई है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई कम है मगर डिमांड उतनी ही है। डिमांड कितनी है, डिमांड कांस्टेंट है। तो डिमांड कांस्टेंट है मगर सप्लाई कम हो गई है मतलब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इस वजह से जब उसके प्राइस बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसी तरीके से दूसरी जगह है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ध्यान से समझना है इन दोनों का डिफरेंस। दूसरी जगह है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, सप्लाई जो है प्रोडक्ट की वो सेम रहती है, उस पर इफ़ेक्ट नहीं होता, मगर डिमांड आप लोगों की क्या हो जाती है, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और जब डिमांड हमारी इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, प्राइजेस भी क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई उतनी ही है, डिमांड आप ज़्यादा करने लगोगे, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जब प्राइजेस हाई हो जाएंगे तो आप कितना भी आप क्या करोगे, प्राइजेस हाई हो गए हैं, आप पैसा दे रहे हो मगर आप गुड्स कम ही ले पा रहे हो,
गुड्स क्या कर पा रहे हो, गुड्स, कुछ ही गुड्स को खरीद पा रहे हो। समझ आ रही है? तो ये वाली जो बात है कि टू मच मनी इज़ चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ये आता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। ये आता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। देखो, स्टैगफ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट और लो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन जब रहता है उसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि सप्लाई किसी प्रोडक्ट की कम हो जाती है मगर डिमांड कांस्टेंट उतनी ही रहती है, डिमांड में चेंज नहीं आता, तो उसकी वजह से जो प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपकी सप्लाई कांस्टेंट रहती है, सप्लाई उतनी ही है मगर डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो गई है, और डिमांड इंक्रीज़ हो गई है उसकी वजह से जब इन्फ्लेशन आता है तो उसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और ये स्टेटमेंट कि टू मच मनी इज़ चेजिंग टू फ्यू गुड्स, वो आपका किस में आता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है? सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the central government reduces the value of the domestic currency in terms of foreign currency, this phenomenon is called, इस phenomenon को हम क्या बोलते हैं? देखो, none of the above, devaluation, appreciation, depreciation। देखो, अब रिड्यूस हो रही है वैल्यू तो एप्रिसिएशन तो नहीं होगा, ये हम क्लियर हैं, एप्रिसिएशन तो नहीं होगा। अब डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में आप लोगों का कंफ्यूज होना बिल्कुल बनता है। चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। अब देखो, आप बस एक चीज़ याद रख लो, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। डिवैल्यूएशन जब आप बात आए ना तो याद रखना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और फ्लेक्सिबल में आपको याद रखना है डेप्रिसिएशन में याद रखना है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, देखो, डिवैल्यूएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट डेलिबरेटली रिड्यूस करती है डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, उसे हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ही एक रेट डिसाइड कर देती है कि इसी रेट पर हमारी जो करेंसी है वो क्या फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में मेजर की जाएगी, ठीक है। तो वही डिवैल्यूएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट बोल देती है, गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है हमारी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, उसे हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। मगर वहीं डिप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन से अलग कैसे है, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरती तो है मगर किस वजह से, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती, ये होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से। क्या होता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से। फॉरेन एक्सचेंज में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से, डिमांड और सप्लाई की वजह से जो हमारे करेंसी में डोमेस्टिक करेंसी में फॉल होता है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में यही तो होता है कि मार्केट सिस्टम के वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से एक्सचेंज रेट चेंज होता है। सेम इन डेप्रिसिएशन, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, क्यों? क्योंकि मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट्स। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन डेलिबरेटली नहीं होता, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट डेलिबरेटली करती है। तो अब यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डिवैल्यूएशन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, देखो ये बच्चों याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में आया है, एस्टैब्लिश हुआ है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। और कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन पर, ये याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के बेसिस पर, आपकी इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में एस्टैब्लिश किया गया है। क्लियर है? तो आरबीआई 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पर एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री। इनमें से कौन सी इनमें से कौन सा बैंक इंडिया में पेपर करेंसी को इशू करता है। कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक इशू करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है, वर्ल्ड बैंक इशू करता है, फिर इंडस्ट्रियल बैंक इशू करता है। देखो ये बात याद रखनी है कि इंडिया में पेपर करेंसी को इशू करता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप क्या करता है? पेपर करेंसी को इशू करता है। और एक क्वेश्चन आता है कि कॉइन्स को और 1 रुपी नोट को कौन इशू करता है? ये करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट। क्लियर है? तो पेपर करेंसी को इशू करते हैं सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सिर्फ कॉइन्स और 1 रुपी नोट को करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मनी। मनी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो कि आप एक्सचेंज कर सकते हो उसको, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो कोई और कमोडिटी आपको पहले बदले में लानी पड़ेगी। नहीं, आप मनी दे देंगे, आप पैसे दे देंगे, उससे उसका काम हो जाएगा। उसको जो खरीदना है वो वही पैसा लेके चले जाएगा और ख़रीद लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बिल्कुल। स्टोर ऑफ वैल्यू है, कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मगर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है मनी का वो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ए विल बी द करेक्ट आंसर। जनरली सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर मनी का क्या है? ए, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्टर सिस्टम हैज़ द डिफेक्ट ऑफ। बार्टर सिस्टम हैज़ द डिफेक्ट ऑफ। बार्टर सिस्टम क्या है? कमोडिटी के एक्सचेंज में कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी के एक्सचेंज में कमोडिटी। एक बंदा शूज़ बेचता है, एक बंदा क्लोथ्स बेचता है। तो जब इसे शूज़ की ज़रूरत है तो सेम टाइम पर जो शूज़ बेच रहा है उसको भी क्लोथ्स की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्लोथ्स लेके जा रहा है उसको ऑफ़र करने की मैं तुम्हें क्लोथ्स, मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूँ, तुम मुझे ये एक जोड़ी जूते दे दो। ठीक है, तो ये होता है बार्टर सिस्टम, जब आप कमोडिटी को मनी लेके ट्रेड करते हो। तो इसमें डिफेक्ट, मेन डिफेक्ट क्या था इसमें? गुड्स एक्सचेंज आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। गुड्स को जो एक्सचेंज किया जाता था वो इन्फीरियर क्वालिटी का था। गुड्स कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइड करते वक्त गुड्स को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता था। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता था। अब देखो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितने रुपए के, जितनी वैल्यू के उसने उसको क्लोथ्स दिए हैं उतनी ही वैल्यू के उसको उसने शूज़ दिए हों, तो ये क्या होता है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेरीज। परचेजिंग पावर, मनी की परचेजिंग पावर। ठीक है, कि वो कितने में कितना आइटम खरीद पा रहा है। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेरीज। मनी की पावर बतानी है हमें कि मनी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, परचेजिंग पावर क्या है मनी की। ठीक है, आप हम इसको स्ट्रॉन्ग तब बोलते हैं जब हमें कम ही खर्चा करने पर ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा गुड्स मिल जा रहे हैं, और वीक तब होता है जब हमें ज़्यादा पैसा खर्च करने पर कुछ ही अमाउंट मिल रहा होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि परचेजिंग पावर कम है, और जब हमें कम पैसे दे के ज़्यादा आइटम मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे परचेजिंग पावर ज़्यादा है मनी की। अब देखो परचेजिंग पावर किसके साथ डिफ़र करती है, वेरी करती है, अलग होती है। देखो डायरेक्टली विथ प्राइस लेवल, प्राइजेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल, ये तो कोई तुक की बात नहीं है। आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास 100 रुपये हैं मान लीजिए। ठीक है, और आप क्या कर रहे थे, इनसे आपने मान लीजिए क्या खरीदे, एप्पल्स खरीदे। आपने क्या खरीदे? एप्पल्स खरीदे, 1 kg एप्पल खरीदे आपने कितने रुपए में?
100 रुपये में। अगर यहीं अगर प्राइस बढ़ जाते हैं और 1 kg के एप्पल आपको मिल रहे हैं 140 रुपीज़ में, 1 kg एप्पल आपको कितने में मिल रहे हैं 140 रुपीज़ में, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। परचेजिंग पावर क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। मतलब ये प्राइस लेवल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है। जब प्राइस लेवल बढ़ा तो परचेजिंग पावर क्या हुआ, कम हो गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टली विद इंटरेस्ट रेट, कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। ये भी गलत बात है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपके पास जो पैसा है वो चला गया, आपने इंटरेस्ट में पे कर दिया। अगर आपने वो जो पैसा था वो चला गया, इंटरेस्ट में पे कर दिया, तो आपकी बाकी प्रोडक्ट खरीदने की पावर तो कम हो जाएगी ना। तो ये भी गलत है। डायरेक्टली रिलेट नहीं, इंटरेस्ट रेट के साथ भी इन्वर्सली रिलेटेड है। फिर है इन्वर्सली विद द प्राइस लेवल, ये हमने अभी चेक किया ही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। बी ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बी ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इन्वर्सली विद द प्राइस लेवल। क्लियर है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Which of the following statements represents the main function of the central bank in a country? सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस क्या हैं इंडिया में, हमें वो बताने हैं। सेंट्रल बैंक क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एपेक्स बैंक है, सभी बैंकिंग सिस्टम को कौन संभालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ओवर द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। ठीक है, मतलब मार्केट में कितना मनी का सप्लाई होना है उस चीज़ को कौन रेगुलेट करता है, RBI। ये चीज़ बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूएंस ऑफ नोट्स विद इन द कंट्री। कंट्री के अंदर नोट्स को इशू करने की पावर किसकी है, RBI की। ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है हमने। इट एक्ट्स एज अ बैंकर बोथ टू द गवर्नमेंट एंड टू अदर बैंक्स। गवर्नमेंट के लिए भी और अदर बैंक्स के लिए भी ये बैंकर की तरह काम करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट विद रिगार्ड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इन द कंट्री। क्लियर है। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आई होप ये क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन इंडिया कॉइन्स आर मिंटेड एट 4 प्लेसेस। कॉइन्स आर मिंटेड एट 4 प्लेसेस। मिंटेड मतलब बनाए जाते हैं 4 जगह पर। इंडिया में 4 प्लेसेस पर क्या किए जाते हैं, कॉइन्स को मनाया जाता है। ठीक है, अब वो 4 जगह कौन कौन सी हैं, देखो याद रखना है आपको। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, यूपी। कोलकाता में शायद अलीपुर में मनाए जाते हैं। हैदराबाद में 2 जगह हैं, ये सैफाबाद और एक और है चिलरा करके कुछ नाम है उसका। और यूपी में मनाए जाते हैं नोएडा में। यूपी में कहाँ, नोएडा में। तो 4 स्टेट कौन कौन से हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड यूपी। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, यूपी। तो या सिर्फ इन्हीं 4 जगहों पे कॉइन्स को मिंट किया कॉइन्स को बनाया जाता है, ये याद रखना है इंडिया में। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, यूपी। अब आपको बताना है कि इनमें से इन चारों में से एक वो कौन सी जगह है जहाँ पर कॉइन्स को मिंट किया जाता है। न्यू दिल्ली नहीं, चेन्नई नहीं, हैदराबाद। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये आप याद रखना। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, यूपी, इन चारों जगह पर ही, सिर्फ यही 4 जगह हैं इंडिया में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय। इन्फ्लेशन को हम किस इंडेक्स से मेजर करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है बहुत अच्छे से। इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। किससे मेजर करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, क्योंकि हम कंज्यूमर की ही क्या देख रहे हैं परचेजिंग पावर चेक करते हैं, उसके पास कितना पैसा है। अगर परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ हो रही है, पैसे भी मार्केट में इंक्रीज़ हो रहे हैं, लोगों प्रोडक्ट के प्राइजेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और मार्केट में पैसा ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। और इन्फ्लेशन को हम किससे मेजर करते हैं, ये आपको याद रखना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बोथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द सिचुएशन इज टर्म्ड एज। ये देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, जब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों ही एक साथ बढ़ते हैं तो वो किस टाइप का इन्फ्लेशन होता है, पैरा इन्फ्लेशन। ये तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है ऐसा। हाइपर इन्फ्लेशन बच्चों ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिसमें प्राइसेस जो है वो राइज अनकंट्रोलेबली राइज कर रहे होते हैं, अनकंट्रोलेबली, कंट्रोल नहीं हो सकती है वो चीज़, ये क्रिटिकल कंडीशन होती है। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इससे आप थोड़ा सा माइनर मान लीजिए, इसमें भी इन्फ्लेशन, इसमें भी प्राइसेस तेज़ी से इंक्रीज़ होते हैं, मगर हाइपर इन्फ्लेशन ज़्यादा सीरियस है इन कंपैरिजन टू गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्लियर। और जब अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो वो होता है हमारा स्टैगफ्लेशन। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स। आप लोगों ने देखा होगा नोट के पीछे जब आप टर्न ऑफ करते हो तो एक बॉक्स सा बना रहता है, उसमें काफ़ी सारी क्या लिखी रहती हैं, लैंग्वेज लिखी रहती हैं। तो ये ने पूछा है कितनी नंबर, कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडियन करेंसी नोट के पीछे। तो कितनी लैंग्वेजेस हैं, 17, 20, 15, 12। याद रखो बच्चों 12 है। कितनी है, सॉरी आई एम सो सॉरी, 15। कितनी है, 15। कितनी है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 15 लैंग्वेजेस हैं। और ये याद रखना कि उन 15 लैंग्वेजेस में ना तो इंग्लिश है ना हिंदी है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। कितनी कितनी लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेज पैनल में, 15 लैंग्वेज हैं, और उन 15 लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं है और हिंदी नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रुपी साइन वॉज, ये अच्छा ये वाला जो साइन है रुपी साइन वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साइन को कब अडॉप्ट किया है। तो ये बच्चों ये भी आप याद रखना है, ये किया है 2010 में। कब किया है ये, 2010 में, ठीक है। 2010 में इस साइन को अडॉप्ट किया गया है। और ये जो साइन है आपका, ये देवनागरी और रोमन नंबर का एक कॉम्बिनेशन है, देवनागरी और रोमन नंबर का, ठीक है। देवनागरी और रोमन नंबर का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये जो दो लाइंस हैं वो क्या दर्शाता है, इंडियन फ्लैग दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्या है, देवनागरी और रोमन नंबर का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2010 में अडॉप्ट किया था। क्लियर, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास इतनी ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हुए हों। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मनी बैंकिंग इसी यूनिट से रिलेटेड, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला हो। आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।